चेक करो, लाइव है क्या यूट्यूब पे? क्या करके बैठे हैं? अब चेक कर। शू मजाक करो छो? ऑल सेट? ओके, जितने बच्चे ऑनलाइन है प्लीज एक बार हमें बता दीजिए, क्या आप मुझे देख पा रहे हैं? एवरीथिंग इज ओके, स्क्रीन इज ओके, साउंड इज ओके, मैं स्मार्ट दिख रहा हूं, ऐसे सारी चीजें आप बता दीजिए। ऑल सेट? सर दर्शन सर का क्लास नहीं था क्या? 2 घंटे से भाई हम मांडी डाल के बैठ गए थे इधर। तुमको शायद आजकल में मेम्स भी दिख जाएंगे, मांडी डाल के बैठ गए थे। चलो सब ओके? यस बच्चों, गुड आफ्टरनून। चलो जी, सो फास्ट ट्रैक आपसे कितने दिन हो गए नहीं मिला? 2, ज्यादा ऐसा कुछ भी। हाँ जी, सो आज मैं आपसे मिल रहा हूं, याद होगा तो आज हमें पबजी खत्म करना है, क्लबिंग शुरू करना है। से यस, आज हमारे 5 हेड खत्म हो जाएंगे। द लास्ट सेक्शन वी डिड वाज 44 AD। ये फास्ट ट्रैक आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट दे रहा होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं, और आप अपने दोस्तों तक के पहुंचा देंगे, ये मुझे विश्वास है। यहां से शुरुआत करते हैं। हम लोगों ने लास्ट सेक्शन पढ़ा था 44 AD, लेकिन अगर आपको याद हो तो 44 AD हमने लिखा नहीं था ब्रो। हैशटैग ब्रो यस, चलो आओ जल्दी से लिखो 44 AD। कुठे गेला भाऊ? हा इकडे, सेक्शन 44 AD। सर असेसी कौन होना चाहिए? कैसे सी? असेसी कौन होना चाहिए था? चलो रिवाइज करो, असेसी कौन होना चाहिए था बेटा? इंडिविजुअल HUF फर्म। क्या LLP को इसका बेनिफिट मिलता है? अरे बोलो मिलता है? सो LLP को इसका बेनिफिट मिलता नहीं। अच्छा जी, कौन सा बिजनेस होना चाहिए? एनी बिजनेस। कैसा बेटा? एनी बिजनेस एक्सेप्ट सी गैप। सी बोले तो कमीशन, जी बोले तो GTA, ए बोले तो एजेंसी, पी बोले तो प्रोफेशन। एस नो? टर्नओवर की कोई लिमिट थी जी? टर्नओवर शुड नॉट एक्सीड, बोलना टर्नओवर शुड नॉट एक्सीड 2 करोड़। यस, तो आपका प्रिजम्पटिव इनकम हायर ऑफ या लोअर ऑफ? हायर ऑफ। पॉइंट नंबर ए, डिक्लेयर्ड प्रॉफिट, हैशटैग ब्रो, डिक्लेयर्ड प्रॉफिट और मैक्सिमम लिमिट। हाँ जी, डिक्लेयर्ड प्रॉफिट और मैक्सिमम लिमिट। मैक्सिमम लिमिट, आराम से आराम से पीछे। क्या आप मुझे बता सकते हैं सर मैक्सिमम लिमिट कितना है? मैक्सिमम लिमिट इज 8% और 6%। याद आ रहा है तुम लोग को? यस सर, 6% कब कब? व्हेन पेमेंट इज मेड इन प्रिस्क्राइब मोड। इफ मेड इन, बोलो बेटा, कैश एंड बैंक, क्या मैं कह सकता हूं कैलकुलेट सेपरेटली? कैलकुलेट सेपरेटली। ओ ये कैलकुलेट सेपरेटली। चलो जी, कुछ अदर पॉइंट्स बता दीजिए जल्दी से अदर पॉइंट्स बता दीजिए। पॉइंट नंबर 1, क्या एडवांस टैक्स मैंडेटरी है? एडवांस टैक्स क्या है बेटा? मैंडेटरी है। 1 मिनट, क्या इसमें से सेट ऑफ अलाउड है? यस, सेट ऑफ अलाउड है। सर क्या डिडक्शन मिल सकता है अंडर चैप्टर 6 से? यस, अवेलेबल है। क्या यहां पे 5 इयर्स कंडीशन है? 5 इयर्स की कंडीशन है। क्या है मालिक 5 इयर्स की कंडीशन? इस सेक्शन में आए तो कितने साल टिके रहना है? 5 साल। 5 साल से पहले कभी भी बाहर चले गए, अगले 5 साल शक्ल दिखाने का नहीं। याद आ रहा है मालिक? 5th, बोलो बेटा, बोलो जल्दी। पार्टनर्स रेम्यूनरेशन। पार्टनर्स रेम्यूनरेशन अलाउड है या नॉट अलाउड है? नॉट अलाउड।
यस तो ये सारे पॉइंट थे 44 एडी के, डिस्कशन हमने ऑलरेडी कर दिया था, लिखने वाला पार्ट बाकी था वो अभी हमने लिख लिया। अब अगर हम देखें तो सिर्फ कुछ ही सेक्शंस है जो पीजीपीपी के बाकी है, वो अब हम देखेंगे। एक बार ये कंप्लीट कर लो जल्दी से। डन मेरे बच्चा? चलिए अब हम यहां से जाते हैं एक और प्रिजम्पटिव इनकम पे, फॉर द पर्पस ऑफ रेसिडेंट एक और प्रिजम्पटिव इनकम पे जाते हैं, और वो प्रिजम्पटिव इनकम है 44AE। वो प्रिजम्पटिव इनकम है कौन सा बेटा? 44AE। तो चलिए 44AE पे चलते हैं। चलिए 44AE पे चलते हैं। 44AE is a mechanism for goods transport agency. 44AE is a mechanism for goods ट्रांसपोर्ट एजेंसी। तो जो भी गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी है, ध्यान से सुनना, जो भी गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी है वो अपनी इनकम प्रिजम्पटिव इनकम दिखा सकता है, प्रोवाइडेड एसएससी इज एनी एसएससी। तो यहां पे किसी भी तरीके के एसएससी को बेनिफिट दिया गया है, कोई भी एसएससी इसमें हो सकता है। हु ओन्स नॉट मोर देन 10 गुड्स व्हीकल एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, जिसके पास 10 से ज्यादा व्हीकल नहीं हो ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। सो वापस से स्टार्ट करेंगे। पहला एसएससी कौन होना चाहिए बेटा? एनी एसएससी, रेसिडेंट होना चाहिए बस। दूसरा, शुड नॉट ओन मोर देन 10 गुड्स व्हीकल, 10 से ज्यादा व्हीकल उसके पास नहीं होना चाहिए, 10 से ज्यादा उसके पास व्हीकल नहीं होना चाहिए। तीसरा, इनकम शैल बी हायर ऑफ, डिपेंड करता है हैवी गुड्स व्हीकल है या अदर गुड्स व्हीकल है। सो इनकम अगेन हायर ऑफ डिक्लेयर्ड प्रॉफिट और मैक्सिमम लिमिट। मैक्सिमम लिमिट इस बात पर डिपेंड करती है कि आपके पास व्हीकल कौन सा है, इज इट अ हैवी गुड व्हीकल और अ लाइट गुड व्हीकल। अगर ये हैवी गुड व्हीकल है, अगर ये हैवी गुड व्हीकल है जिसका मतलब उसका ग्रॉस वेट कितने टन से ऊपर होना चाहिए? 12 टन। ग्रॉस वेट कितने टन से ऊपर होना चाहिए? 12 टन से ऊपर होना चाहिए। अगर ये हैवी गुड्स व्हीकल है 1000 पर टन पर मंथ पर व्हीकल, वापस से बोलो, हैवी गुड्स व्हीकल है तो 1000 पर टन पर मंथ पर व्हीकल ड्यूरिंग द पीरियड फॉर विच द एसेट इज ओन्ड। अगर यह हैवी गुड्स व्हीकल नहीं है तो ऐसे केस में 7500 पर मंथ पर व्हीकल ड्यूरिंग द पीरियड फॉर विच एसेट इज ओन्ड। चलिए आपके ध्यान को एकत्रित करते हैं। 44AE GTA असेसी कौन होना चाहिए? एनी असेसी। कैसा बेटा? एनी असेसी नॉट हैविंग मोर देन 10 गुड्स कैरेज not having more than 10 goods carriage, presumptive income is equal to higher of A declared profit, B बोलो बेटा मैक्सिमम लिमिट। मैक्सिमम लिमिट किस पे डिपेंड करता है? पहला हैवी गुड्स व्हीकल, अदर गुड्स व्हीकल। अगर ये हैवी गुड्स व्हीकल होगा बेटा सो 1000 पर टन पर मंथ पर व्हीकल। अदर गुड्स 7500 पर मंथ पर व्हीकल। दोनों के नीचे लिखो पार्ट ऑफ द मंथ इंक्लूडेड। दोनों के नीचे लिखो पार्ट ऑफ द मंथ इंक्लूडेड। डन है बेटा? चलिए सर यहां के भी कुछ अदर पॉइंट्स है, यहां के भी कुछ अदर पॉइंट्स है। पॉइंट नंबर 1, डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A
ये क्या किया गया है बेटा, अलाउड। डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 है, बिल्कुल अलाउड है, आप बिल्कुल ले सकते हो। दूसरा, सेट ऑफ भी क्या किया गया है, अलाउड, आप सेट ऑफ भी ले सकते हो, सेट ऑफ भी अलाउ किया गया है। तीसरी चीज, पार्टनर्स रेम्यूनरेशन, पार्टनर्स रेम्यूनरेशन ये भी क्या किया गया है, अलाउ। तो आप यहां पे देखेंगे कि देयर इज अ डिफरेंस। डिफरेंस कहां आ रहा है, 44 एडी और एई में। पॉइंट नंबर 3, वहां पार्टनर्स रेम्यूनरेशन, बोलो ना मेरे बेटा, अलाउड नहीं था। यहां पार्टनर्स रेम्यूनरेशन मालिक आपको क्या किया गया है, अलाउ किया गया है। फोर्थ पॉइंट, एडवांस टैक्स नॉट मैंडेटरी। वहां एडवांस टैक्स क्या था बेटा, मैंडेटरी। यहां कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो मैंडेटरी है, अदरवाइज मैंडेटरी नहीं है। डन है बेटा। यहां 5 साल वाला कंडीशन भी नहीं है, जैसा 44 एडी में हुआ करता था दोस्त, यहां ऐसा 5 साल वाला कंडीशन दिया हुआ नहीं है। चलो आ जाओ। एडवांस टैक्स एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ 204, नो डिडक्शन अंडर 32, 38, पार्टनर्स रेम्यूनरेशन इज डिडक्टिबल। चैप्टर 6 से डिडक्शन अलाउड, सेट ऑफ अलाउड। यस, अगर ग्रॉस वेट दिया हुआ नहीं है तो कंसिडर अनलैडन वेट। अगर प्रॉब्लम में ग्रॉस वेट दिया हुआ नहीं है तो आप अनलैडन वेट से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आप ये पूछेंगे ये अनलैडन वेट क्या होता है, पूछो ना, पूछो तो क्या होता है। सर थोड़ा सा प्यार से हमसे भी पूछ लो, सारा प्यार उन्हीं को दोगे क्या, सुनो। सर अनलैडन वेट क्या होता है, देखिए पहले गाड़ी को समझिए, 1 मिनट में डेफिनेशन समझ में आ जाएगा। जब आप ये कोई 2 व्हीलर टाइप का चीज नहीं है जो हम बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स की। अगर आप एक ट्रक को देखते हो ना, तो ट्रक आप जिस फॉर्म में देखते हो वैसा नहीं आता। ट्रक का सिर्फ सामने का यूनिट आता है और पीछे सिर्फ चेसिस बोला जाता है, चेसिस आता है, और आप अपने हिसाब से उस ट्रक को बिल्ड करते हो। तो अनलैडन वेट का मतलब होता है द ग्रॉस वेट ऑफ द व्हीकल इंक्लूडिंग द मैंडेटरी स्पेयर पार्ट्स, इंक्लूडिंग द मैंडेटरी स्पेयर पार्ट, एक्सक्लूडिंग द वेट ऑफ अ ड्राइवर, एक्सक्लूडिंग द वेट ऑफ ड्राइवर। समझ में आ रही बात। सो उन्होंने डेफिनेशन को बहुत सही बनाया है। उन्होंने बोला भैया जो गाड़ी का स्ट्रक्चर है प्लस जो उसमें मैंडेटरी स्पेयर पार्ट्स लगने ही हैं वो वेट हम कवर करेंगे, एक्सक्लूडिंग द वेट ऑफ ड्राइवर, एक्सक्लूडिंग द वेट ऑफ ड्राइवर। तो जनरली प्रॉब्लम में आपको दिया होता है वेट कितना है, टेंशन लेने का बात नहीं है। क्लियर है। एसएससी कैन डिक्लेयर लोअर प्रॉफिट। सर क्या आप लोअर प्रॉफिट डिक्लेयर कर सकते हैं? यस, ध्यान से सुनना, एसएससी कैन डिक्लेयर कैसा प्रॉफिट बेटा? लोअर प्रॉफिट। लेकिन कितना काम करने पड़ेंगे? 2। क्या मेंटेन करना है? अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ेगा और साथ साथ में क्या कराना पड़ेगा? ऑडिट। इफ इनकम एक्सीड, बोलो बोलो बोलो, अकाउंट एंड ऑडिट करवाना है। इफ इनकम एक्सीड बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, ये पॉइंट यहां नहीं है। 44 एडी में था कि अगर आप लोअर प्रॉफिट डिक्लेयर कर रहे हो एंड इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट के ऊपर है तो आपको ऑडिट कराना है। 44 ए में ये कहा है द मोमेंट आपने लोअर प्रॉफिट डिक्लेयर किया, काम खत्म, टाटा बाय बाय गुड बाय, आपको ऑडिट करवाना है। समझ में आया क्या? आपको याद होगा नीचे हम कुछ छोड़ के आए थे, छोड़ाए थे, याद आ रहा है क्या? 44 ए बी टैक्स ऑडिट, पेज नंबर 16, पेज नंबर 16। पहुंचो 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 जल्दी। याद करो, इफ एसएससी इज कवर्ड इन 44 ए ई डबल बी ट्रिपल बी। ये सर ये डबल बी ट्रिपल बी क्या है? आप जब मेरे साथ सीए फाइनल में रहेंगे तब समझाऊंगा, आपके सिलेबस में नहीं है। कैन क्लेम द इनकम लोअर देन प्रिजम्पटिव इनकम। अगर आपने लोअर प्रिजम्पटिव इनकम करी, आपको वैसे ही ऑडिट के अंदर में आप आ गए। यस, तो आप देख सकते हैं ये पॉइंट इसी के लिए अपन ने पेंडिंग रखा था। आइए ऊपर, तो लोअर प्रॉफिट अब इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट के ऊपर हो या ना हो 44 ए में फर्क पड़ता नहीं। आपको अकाउंट्स मेंटेन करना है, ऑडिट भी करवाना है। आहो डन भाई। हमने क्वेश्चनर में इसके ऊपर क्वेश्चन रखे हैं, देखेंगे। पहले प्रोविजंस खत्म कर लेते हैं। डन। द लास्ट प्रिजम्पटिव इनकम फॉर योर सिलेबस इज 44 ADA। याद रखने का तरीका, प्रोफेशनल्स की अदा। किसकी अदा?
आय हाय हाय हाय, सेक्शन 44A प्रोफेशनल्स प्रिजम्पटिव इनकम। असेसी कौन होना चाहिए? इंडिविजुअल या फर्म, नॉट LLP। वेट ए मोमेंट, जब हम बेसिक में थे याद है, पर्सन की डेफिनेशन में फर्म के दो एक्सेप्शन रखे थे, 44AD 44ADA। ये मैंने आपसे कहा था कि बेटा जब हम आगे जाएंगे उस टाइम बताऊंगा, एक और वादा पूरा हुआ, ठीक है। सो असेसी शुड बी इंडिविजुअल या फर्म, नॉट LLP। ग्रॉस रिसीट, एनीवन, शुड नॉट एक्सीड बोलो 50 लाख। ग्रॉस रिसीट 50 लाख से ऊपर नहीं होना चाहिए। तो प्रिजम्पटिव इनकम क्या होगा? तो प्रिजम्पटिव इनकम होगा हायर ऑफ डिक्लेयर्ड प्रॉफिट, हायर और डिक्लेयर्ड प्रॉफिट, और पॉइंट नंबर बी 50% ऑफ ग्रॉस रिसीट। सो मान लीजिए जजमान ग्रॉस रिसीट होगा 50 लाख रुपीस का, तो प्रिजम्पटिव इनकम होगी 25 लाख रुपीस की स्वाहा। Yes, judgment. So assessee should be individual or firm. Gross receipt should not exceed 50 lakh. Presumptive income shall be higher of declared profit or 50% of gross receipt. Fourth point is other point. आपसे सवाल पूछे जा रहे हैं। पहला सवाल बताइए, क्या एडवांस टैक्स मैंडेटरी है या नहीं है? क्या एडवांस टैक्स मैंडेटरी है या नहीं है? है। याद करिए, एडवांस टैक्स में आपने कभी ना कभी अपने बचपन में पढ़ा हो सकता है कि एडवांस टैक्स मैंडेटरी है ऐसे व्यक्ति को जिसकी एस्टिमेटेड टोटल इनकम इज 10,000 और मोर, या फिर प्रिजम्पटिव इनकम में आ रहे होंगे 44AD 44ADA। दूसरा, क्या सेट ऑफ अलाउड है? क्या सेट ऑफ अलाउड है? क्या चैप्टर 6A के डिडक्शन मिलेंगे? बिल्कुल मिलेंगे। क्या चैप्टर 6 के डिडक्शन मिलेंगे? बिल्कुल मिलेंगे। सर क्या यहां पे 5 ईयर वाली कंडीशन है? नहीं। सर क्या यहां से पार्टनर्स रेम्युनरेशन अलाउड है? नहीं। यस और नो? दिस इज द मोस्ट कंसाइज नोट यू कैन हैव। इससे और भी शॉर्ट कहीं मिल रहा है तो प्लीज वो यूज कर लो। बराबर है? हाँ। डन मेरा बच्चा? डन। दैट वाज 44AD। आइए लाली लिपस्टिक लगा लें। Assessee should be individual, resident, individual firm, not LLP. Gross asset should not exceed 50 lakh. Higher of actual or declared. Advance tax is mandatory. Partners remuneration is not deductible. क्या आप लोअर प्रॉफिट दिखा सकते हैं? यस, आप लोअर प्रॉफिट दिखा सकते हैं अगर इनकम बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट के ऊपर रही तो आपको ऑडिट एंड अकाउंट्स दोनों करने पड़ेंगे। क्लियर है मालिक? दैट्स इट। दैट वाज योर प्रिजम्पटिव इनकम मालिक। बच्चों एक बार मेरे साथ नोट्स पे आ जाओ। शुरुआत से पेज नंबर 2 से हम देख लेते हैं हमारा कौन कौन से सेक्शन बचे हुए, और अब जो बचे हुए उसको निपटाएंगे दनादन, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट वाले हमने खत्म कर दिए। पेज नंबर 2, हैव वी डन ऑल सेक्शन? से यस और नो? यस। पेज नंबर 3, हैव वी डन ऑल सेक्शन? यस। पेज नंबर 4, हैव वी डन ऑल सेक्शन? पेज नंबर 5 डन। पेज नंबर 6 डन। पेज नंबर 7 डन। चेक कर लो मालिक, चेक कर लो, मेरी स्पीड से मैच करिए। पेज नंबर 8 ऑल डन। पेज नंबर 9 ऑल डन। 10 11 डन। पेज नंबर 12 पे आइए। पेज नंबर 12 पे 2 सेक्शन दिख रहे हैं, सेक्शन 145, सेक्शन 145B। सेक्शन 145 बताता है मेथड ऑफ अकाउंटिंग। एकदम थ्योरी का क्वेश्चन है, 2 मिनट में सेक्शन खत्म हो जाएगा। एग्जाम में बिल्कुल पढ़ के मत जाना। कैसा बेटा?
बिल्कुल पढ़ के मत जाना। यस, फास्ट ट्रैक के अंदर में मेरा ऑब्जेक्टिव बड़ा क्लियर होता है, आपको सीधा वो बताओ जो है। यस, क्योंकि आप एग्जाम ओरिएंटेड ही प्रिपेयर करना चाहेंगे। यस और नो? चलिए, ये प्रिपरेशन से मेरे को याद आया कि कई बच्चे जिनको पता ही नहीं होता एंड तक के कि पेपर आता कैसा है, पर आप सभी तो मेरे को पेपर दिए हुए लगते हैं और मुझे पूरा यकीन है कि आपको पेपर का स्ट्रक्चर पता है। बराबर? आप मुझे प्लीज बता सकते हैं पेपर का स्ट्रक्चर क्या होता है? 100 मार्क का पेपर होता है, ठीक है? 100 मार्क का पेपर होता है। इसमें से डीटी कितना? सीए इंटर वालों के लिए, सीएमए वालों के लिए 50 है, ठीक है? 60 का हो गया डीटी और 40 का हो गया जीएसटी, ठीक है? अच्छा, एमसीक्यू कितने मार्क्स के आते हैं? इसमें से 30 मार्क्स इज ऑफ एमसीक्यू। क्लियर? 30 मार्क्स इज ऑफ एमसीक्यू। ये 30 मार्क्स जो एमसीक्यू की है, इसमें से डीटी के कितने आते हैं? 18 मार्क्स के डीटी के आते हैं और 12 मार्क्स के किसके आते हैं बेटा? जीएसटी। डीटी में कितने क्वेश्चन होते हैं? बता दू अब इसके आगे? अगर आपका हो गया तो बता दू इसके आगे? यस और नो? सुनो, डीटी में देयर विल बी क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 विल बी ऑफ 14 मार्क्स। जिसको याद नहीं हो अपना, अगर आपने मेरे साथ रेगुलर बैच के पहले दिन बताया था ये, फिर भी वापस रिकॉल करवा देता हूं। फास्ट ट्रैक पे में मेरी इक्वल जिम्मेदारी है, पेपर तो आपको भी देने हैं। 14 मार्क्स का आता है। ये क्वेश्चन क्या होता है बेटा? कंपल्सरी। ये क्वेश्चन क्या होता है बेटा? कंपल्सरी। इसके बाद होता है क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4। इसमें से एनी 2 सॉल्व करने होते हैं और ये क्वेश्चन भी 14 मार्क्स का होता है। ये क्वेश्चन भी कितने मार्क्स का होता है? 14। ये 14 मार्क्स जो होते हैं ये या तो 8 एंड 6 में डिवाइड होते हैं। ये जो 14 मार्क्स होते हैं ये या तो 8 एंड 6 में डिवाइड होते हैं या तो 6, 4 एंड 4 में डिवाइड होते हैं। वापस बोलो, काय में डिवाइड होते हैं? 8 एंड 6 या तो 6, 4 एंड 4, इस तरीके से डिवाइड होता है। दैट्स हाउ योर 14 इंटू 3 42 प्लस 18 आपका पूरा डीटी का 60 मार्क्स बनता है। आहो, जीएसटी के अंदर में भी सीधा शुरुआत होती है क्वेश्चन नंबर 5 से, अगर आपको याद हो तो। ये पार्ट बी बनता है आपका। क्या बनता है बोलो बेटा? पार्ट बी। क्वेश्चन नंबर 5 भी अगेन कितने मार्क्स का होता है बेटा? 14। फिर आता है 6 एंड 7, जिसमें से क्या सॉल्व करना है आपको? एनी 1। समझ में आ रही है क्या बात? दैट्स हाउ योर पेपर इज। वैसे आपको मैं बिल्कुल नहीं चाहता था कि पुरानी चीजें याद दिलाऊं, बट ये आपका पेपर था, यही था। ये देख लो, क्वेश्चन नंबर ए पीजीबीपी का क्वेश्चन था, ग्रॉस रिसीट पे क्वेश्चन था, मतलब प्रोफेशनल्स के ग्रॉस रिसीट पे क्वेश्चन था 14 मार्क का, राइट? ये 2 पेज 3 पेज खाली है इसने। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 2 आया। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो 6 एंड 8, ऐसा आपका 14 मार्क्स का पैटर्न बना। 6 एंड 8 14। फिर क्वेश्चन नंबर 3 आया आपका, जिसने 6, 4 एंड 4 का पैटर्न दिखाया। मतलब कैसे भी करके आपको वो सॉल्यूशन में लेकर के आना है। समझ में आ रही बात? यस और नो? यस। चलिए, कमिंग बैक, सो दिस इज हाउ योर पेपर वुड बी, राइट? ये जो एमसीक्यू है, राइट, May 23 के, ये एमसीक्यू मैं आपके लिए फ्री पीडीएफ अपलोड कर रहा हूं। आप सभी को, जैसा मैंने कमिट किया था कि आपके टेस्ट पेपर्स होने चाहिए, आई एम श्योर आपने कल एक टेस्ट पेपर दे दिया होगा। पहला पेपर ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, उसका सजेस्टेड आंसर एज कमिटेड दूसरे दिन अपलोड हो चुका है। यस और नो? तो आप उससे अपना आंसर वेरीफाई कर सकते हो। जो बच्चा क्वेश्चन पेपर इसके साथ दे रहा है, आपके आंसर के हिसाब से, आपके फॉर्मेट के आंसर शॉर्टकट लिखे होंगे, खुद की गलती से हाफ मार्क कट कर देना, मतलब जानबूझ करके हाफ मार्क कट कर देना अगर कहीं पे भी शॉर्टकट्स या गए होंगे तो। जो मैंने सॉल्यूशन दिया है उसमें अल्टरनेटिव मेथड्स भी लिख करके रखे हैं। आपने दोनों में से एक मेथड में भी प्रॉब्लम सॉल्व किया तो काम हो जाएगा, जरूरी नहीं आपको दोनों मेथड लिखने हैं। समझ में आ रही बात? चलो जी, नेक्स्ट आते हैं सेक्शन 145 के ऊपर। सेक्शन 145 के लिए मेरे को आइस ब्रेकिंग की जरूरत थी। सेक्शन 145 टेक्निकली एक थ्योरी क्वेश्चन है जिसको एग्जाम में बिल्कुल मत पढ़ के जाना है। सेक्शन 145 का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है? 145 का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ये है कि ये बताना कि जब आप पीजीबीपीएन आईएफओएस का इनकम कंप्यूट करते रहेंगे, जब आप पीजीबीपीएन आईएफओएस का इनकम कंप्यूट करते रहेंगे तो उसमें मेथड ऑफ अकाउंटिंग रिलेवेंट है।
मतलब अगर अकाउंटिंग कैश बेसिस पे होगी तो इनका कंप्यूटेशन भी कैश बेसिस पे होगा, अगर अकाउंटिंग अक्रूवल बेसिस पे होगी तो इसका कंप्यूटेशन भी अक्रूवल बेसिस पे होगा. सो इनकम अंडर द हेड ऑफ पीजीबीपी एंड आईएफओएस, सिर्फ हाईलाइट कर लो, लिखना कुछ नहीं. इनकम अंडर द हेड ऑफ पीजीबीपी आईएफओएस कंप्यूटेशन शैल बी एज पर द कैश और अक्रूवल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग. यस, the assessee is required to follow the computation disclosure standard as may be notified by central government. आपको बोला गया है कि भैया assessee को ICDS इनकम कंप्यूटेशन एंड डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड ICDS को कंप्लाई करना है. ICDS आपको इंटर लेवल पे नहीं है, सीधा फाइनल लेवल पे दिए हुए हैं. इफ मेथड ऑफ अकाउंटिंग आर करेक्ट एंड कंप्लीट बट मेथड ऑफ अकाउंटिंग इन सच the correct profits cannot be derived, then from then AO may make assessment under section 144. अगर आप करेक्ट प्रॉफिट डिटरमाइन नहीं कर पाए तो AO बेस्ट जजमेंट असेसमेंट करके करेक्ट प्रॉफिट निकालने का राइट रखता है असेसमेंट्स के दौरान. क्लियर है मालिक? आपको सिर्फ पहला लाइन ध्यान रखना है, दूसरा नहीं. सेकंड, सेक्शन 145B. सेक्शन 145B क्या करता है? आपको बताता है कौन सी इनकम कब टैक्सेबल होगी. कुछ इनकम ऐसी थी जिसके टैक्सेबिलिटी कहां होनी चाहिए थी, इस बारे में क्लैरिटी नहीं थी, तो सेक्शन 140B ला करके आपको बताया गया इनकी इनकम को टैक्स कहां होना चाहिए. जैसे पहला, मैं यहां पे नंबर्स डालना भूल गया हूं, प्लीज आप नंबर डालिए. पहला, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन द एसेसी. सुनो ना, नीचे पढ़े बिना बताओ. इंटरेस्ट ऑन कंपनसेशन, एनहांस कंपनसेशन कब टैक्सेबल होता है? इंटरेस्ट ऑन कंपनसेशन, एनहांस कंपनसेशन कैपिटल गेन में कब टैक्सेबल होता है? इन द ईयर ऑफ रिसीट. लो, assessee compensation enhanced compensation shall deem to be the income of previous year in which it is received. तो कंटेंट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. सेकेंड, any claim for escalation of price in the contract, export incentive shall deem to be the income of the previous year in which reasonable certainty of realization is achieved. मान लीजिए अगर आपको एक्सपोर्ट का कोई इंसेंटिव मिलने वाला है, सरकार की तरफ से एक्सपोर्ट करने पे कोई बेनिफिट मिलने वाला है, तो इसको आप इनकम तब रिकॉग्नाइज करोगे जब आपकी एक रीजनेबल सर्टेनिटी आ जाती है. वैसे ये AS9 में भी लिखा है कि आप इनकम तब रिकॉग्नाइज करोगे जब एक रीजनेबल सर्टेनिटी आ जाती है कि आप इनकम रिसीव होगी. थर्ड, assistance in the form of subsidy shall deem to be the income of previous year in which it is received. ये भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया. सब्सिडी जिस साल रिसीव होती है उस साल ये क्या हो जाती है? टैक्सेबल. तो ये सेक्शन ऑलरेडी पढ़ चुका था, बस इसको क्लब करके एक जगह बता दिया गया है. क्लियर है? हाँ, ध्यान दे बेटा. चलिए पेज नंबर 13 पे आते हैं. सेक्शन 40B बचा हुआ सेक्शन है. काम की चीज है, काम की चीज है. मार्क इट एज इंपॉर्टेंट, मार्क इट एज इंपॉर्टेंट. मला तुम्हाला एक प्रश्न विचारायचा आहे, विचारू का? यस. सबसे पहले इधर आइए, इधर आकर के सेक्शन 40B लिखिए, पार्टनर्स रेम्यूनरेशन. क्या लिखेंगे बेटा? पार्टनर्स रेम्यूनरेशन. जब भी कोई फर्म किसको देती है बेटा? पार्टनर को. क्या देती है? पहला शेयर ऑफ प्रॉफिट. नालायक लोग. पहला शेयर ऑफ प्रॉफिट, दूसरा रेम्यूनरेशन, तीसरा इंटरेस्ट, चौथा कमीशन. एवरीबॉडी, रेम्यूनरेशन, इंटरेस्ट एंड कमीशन टैक्सेबल इन पीजीबीपी इन द हैंड्स ऑफ पार्टनर. ये चीज हम सेक्शन 28 में ऑलरेडी देख के आ गए थे. शेयर ऑफ प्रॉफिट क्या है बेटा? एग्जम्प्ट अंडर सेक्शन 10(2)(a. डन है बेटा? मैं आपसे एक बेहद ही गंभीर सवाल पूछने जा रहा हूं, गौतम भाई से भी ज्यादा गंभीर सवाल. सुनो, फर्म जब पार्टनर को पेमेंट कर रहा है, फर्म जब पार्टनर को पेमेंट कर रहा है, क्या वो टीडीएस कट करेगा? हां या हां? अगर हां तो कौन से सेक्शन में? मेरे सवाल का जवाब फिर से आपको ही देना है, वापस से सुनिए. फर्म जब पार्टनर को पेमेंट कर रहा है, क्या वो टीडीएस डिडक्ट करेगा? अगर हां तो कौन से सेक्शन में? 194I. परफेक्ट. 194IA. परफेक्टली रॉन्ग आंसर. पूछो क्यों? 194IA प्रॉपर्टी परचेज का टीडीएस था, तो ये तो गलत हो गया. फिर दूसरा 194R. वेरी वेरी बैड आंसर.
194 वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट परक्विजिट अराइजिंग आउट ऑफ बिजनेस था। 194 एम, 194 एम परफेक्टली रॉन्ग आंसर, क्योंकि वो पर्सनल पेमेंट्स कवर करता है, वो भी वो जो 194 सी जे एच में नहीं आते। गेस मोर। ऑनलाइन मेरे दोस्त कह रहे हैं सर 194 जे प्रोफेशनल्स, इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल्स कवर होते हैं वहां पे। सैलरी से रिलेटेड कोई टीडीएस है क्या? सेक्शन 192 परफेक्टली रॉन्ग आंसर। पार्टनर इज नॉट ए एम्प्लॉय, 192 भी एप्लीकेबल नहीं हो सकता। एंड द आंसर इज नो टीडीएस। पता है आप क्या कर रहे थे? आविष्कार। पता है आप क्या कर रहे थे? आविष्कार। अरे जीवन में आविष्कार थोड़ी न किए जाते हैं। ओ चम्मी कपूर, आविष्कार थोड़ी न करने बोला था, आंसर देने बोला था, तुमने क्या किया? कुछ नहीं जुड़ रहा तो कुछ तो जोड़ लो। अरे फुकट जोड्या लावा बंद करा। एक बात याद रख बेटा, बच्चे का नामकरण करने का मतलब ये नहीं होता उसका नाम ही करण कर लो। कुछ तो आयुष्यात यो नो टीडीएस आहे तिकडे। सो फर्म जब भी पार्टनर को कोई पेमेंट करेगा, तीन चीजें पार्टनर के हाथ में पीजी हुई पेमेंट। लेकिन मेरे को एक और प्रश्न है, फर्म के लिए ये इनकम है एक्सपेंसेस है? एक्सपेंसेस, और ये एक्सपेंसेस एक लिमिट तक के अलाउड है जो लिमिट 40B में लिखी है। अब समझ गया व्हाट इज द लॉजिक बिटवीन सेक्शन 28 40B? अब समझा? क्योंकि फर्म के लिए तो खर्चा है, तो फर्म कितना खर्चा क्लेम कर सकती, ये चीज 40B में लिखा है। सो 40B क्या बताता है? कितना पार्टनर्स रेम्युनरेशन अलाउड है। अब देखिए सेक्शन 40B क्या कह रहा है। सेक्शन 40B क्या प्रोवाइड करता है? लिमिट प्रोवाइड करता है ऑन पार्टनर्स रेम्युनरेशन। लिमिट प्रोवाइड करता है किसके ऊपर बेटा? ऑन पार्टनर्स रेम्युनरेशन के ऊपर। यस, पार्टनर्स रेम्युनरेशन कितना अलावेबल है? अलावेबल इज इक्वल टू एक्चुअल और मैक्सिमम लिमिट। अब आप ये पूछेंगे सर व्हाट इज मैक्सिमम लिमिट? डिपेंड करता है, डिपेंड करता है इंटरेस्ट के लिए, रेम्युनरेशन और कमीशन के लिए। शेयर तो एग्जम्प्ट है, शेयर मतलब द प्रॉफिट शेयर, वो तो एग्जम्प्ट है, यानी हम बात कर रहे हैं रेम्युनरेशन और कमीशन की। सबसे पहले बात कर लेते हैं इंटरेस्ट की। यस, चेक कर मेरे भाई, हायर ऑफ या लोअर ऑफ? हायर ऑफ के लोअर ऑफ? कुछ तो ध्यान दे दो, कुछ तो ध्यान दे दो। पहली बार तो तुम पढ़ नहीं रहे हो, पहली बार तो तुम पढ़ नहीं रहे हो, कुछ तो ध्यान दे दो जीवन में। हाँ लगाओ, काजल लगाओ इस पे, काजल की सियाही लगाओ जरा यहां पे। देखो मैं बहुत अच्छे से जानता हूं, दिन ही ऐसे चल रहे हैं कि मन नहीं लगता, ठीक है? पर तुम समझो, तुम क्यों बुरा मान रहे हो? तुम तो वैसे ही सिंगल थे। तुम्हें क्यों बुरा लगना चाहिए? आ जाओ यहां पे लोअर ऑफ। यस बेटा, लोअर ऑफ एक्चुअल और मैक्सिमम। इंटरेस्ट एनीबडी, लिमिट बोलो। इंटरेस्ट कितना अलाउड है? फटाफट बोलो। इंटरेस्ट अलाउड इज
एक्चुअल और 12% पर एनम, वो भी कंपाउंडिंग या सिंपल? सिंपल इंटरेस्ट। That is, the rate of interest should not exceed 12%. The deduction is equal to lower of actual or 12%. It must be in the deed. इंटरेस्ट तभी डिडक्शन मिलेगा जब ये डीड में लिखा हो। इंटरेस्ट का डिडक्शन तभी मिलेगा जब ये डीड में लिखा हो। बताइए क्या होगा, बताइए क्या होगा। एक पार्टनरशिप फर्म है दोस्त एक पार्टनरशिप फर्म है। पार्टनरशिप फर्म ने क्या किया, स्लीपिंग पार्टनर को इंटरेस्ट दे दिया। अलाउ या डिसअलाउ? अलाउ या डिसअलाउ? जल्दी बोलते हो। स्लीपिंग पार्टनर को इंटरेस्ट दिया, अलाउ या डिसअलाउ? अलाउड। सो इंटरेस्ट मे बी पेड टू वर्किंग और स्लीपिंग पार्टनर। तो आप किसी को भी दे सकते हो, वर्किंग पार्टनर को भी दे सकते हो, स्लीपिंग पार्टनर को भी दे सकते हो, कोई तकलीफ नहीं है। कैपिटल तो दोनों का लगा है। इज दैट डन? अच्छा जी, तो एक्चुअल इंटरेस्ट और 12% पर एनम, विच एवर इज लोअर का इंटरेस्ट मिलेगा। इट मस्ट बी इन द डीड। इंटरेस्ट में बी पेड टू वर्किंग और स्लीपिंग पार्टनर। यस, रेम्यूनरेशन की अगर बात किया जाए तो इट मस्ट बी इन द डीड। रेम्यूनरेशन या कमीशन की बात की जाए सो इट मस्ट बी इन द डीड। डीड में वो लिखा होना चाहिए। पेड ओनली टू वर्किंग पार्टनर, पेड ओनली टू वर्किंग पार्टनर। स्लीपिंग पार्टनर को पे किया हुआ रेम्यूनरेशन का बेनिफिट मिलता नहीं। पेड ओनली टू वर्किंग पार्टनर। मस्ट बी ऑफ अ पीरियड आफ्टर द डीड। ये आफ्टर द डीड वाला इंटरेस्ट होना चाहिए। मतलब आफ्टर द डीड वाला इंटरेस्ट मतलब पार्टनरशिप के प्रायर पीरियड वाला नहीं, पार्टनरशिप डीड साइन होने के बाद वाला पीरियड होना चाहिए। सो 1 2 3 स्टार्ट। रेम्यूनरेशन कितना अलाउड है? 40B। रेम्यूनरेशन कितना अलाउड है? क्या बेटा? रेम्यूनरेशन कितना अलाउड है? पार्टनर्स जनरेट रेम्यूनरेशन। ये 3 टैक्सेबल, ये एक जो ऊपर शेयर है वो क्या होना चाहिए बेटा? एग्जम्प्ट। ठीक है। इंटरेस्ट के लिए पेमेंट शुड बी ऑथराइज बाय द डीड आफ्टर द पार्टनरशिप डीड। इंटरेस्ट पेड टू वर्किंग एज वेल एज स्लीपिंग पार्टनर बोथ द अलाउड। डिडक्शन इज इक्वल टू लोअर ऑफ एक्चुअल और 12%। रेम्यूनरेशन must be paid only to working partner, must be authorized by the deed, pertains to a period after the partnership deed and should not exceed the permissible limit. अब आप ये पूछेंगे what are the limits? What are the limits? Maximum limits कितनी है? Maximum limit depends upon book profit. Everybody, maximum limit depend upon book profit. Maximum remuneration. If book profit is first 3 lakh, if book profit is first 3 lakh, तो ऐसे केस में बोलो जल्दी से, ऐसे केस में बोलो जल्दी से, 1,50,000 और 90% of book profit, whichever is higher. Balance book profit 60% of book profit.
इज दिस डन? चलिए, सो रेम्यूनरेशन कितना मिलेगा? रेम्यूनरेशन की एक मैक्सिमम लिमिट है। मैक्सिमम लिमिट डिपेंड करती है किस चीज के ऊपर बेटा? बुक प्रॉफिट के ऊपर। बुक प्रॉफिट अगर पहले 3 लाख रुपए तक के है तो 1,50,000 और 90% ऑफ बुक प्रॉफिट। अब आप मुझे बताइए, यहां पे वर्ड लिखा है फर्स्ट 3 लाख, यानी क्या इस फर्स्ट 3 लाख में लॉस भी इंक्लूड हो रहा है? यस और नो? तो आपसे एक एमसीक्यू क्वेश्चन है, बताइए पार्टनरशिप फर्म को लॉस है, मैक्सिमम रेम्यूनरेशन कितना हो सकता है? मैक्सिमम रेम्यूनरेशन कितना हो सकता है? यानी अगर आपको लॉस भी है तो मैक्सिमम रेम्यूनरेशन कुड बी 1,50,000, क्योंकि बुक प्रॉफिट तो फिर जीरो हो जाएगा, एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय जीरो विल बी जीरो, और 1,50,000 विच एवर इज हायर। क्लियर है मालिक? तो लॉस भी है तो मैक्सिमम रेम्यूनरेशन 1,50,000 तक के दिया जा सकता है। अब आप ये पूछेंगे सर व्हाट इज बुक प्रॉफिट? बुक प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है? व्हाट इज बुक प्रॉफिट? बुक प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है? यहां पे प्रॉफिट एज पर पीजीबीपी, यहां पे प्रॉफिट मतलब क्या? प्रॉफिट मींस प्रॉफिट एज पर पीजीबीपी। पीजीबीपी के हिसाब से प्रॉफिट मतलब एड लेस एड लेस एड लेस सब किया हुआ, बराबर है? इसमें से बोलो बोलो, टेल टेल, एड लेस एड लेस एड लेस सब किया हुआ, इसमें दो चीजें एड बैक करेंगे, इंटरेस्ट इफ एनी डेबिटेड टू पीएनएल, रेम्यूनरेशन इफ एनी डेबिटेड टू पीएनएल। जितना आपका इंटरेस्ट एंड रेम्यूनरेशन है ये दोनों चीजें क्या करनी है? ऐड बैक। जितना आपका इंटरेस्ट एंड रेम्यूनरेशन है ये दोनों चीजें क्या करनी है? ऐड बैक। इसमें से जितना इंटरेस्ट अलाउड है उतना क्या कर देना है? लेस। तो ये जो बनेगा ये बनेगा आपका बुक प्रॉफिट। ये जो बनेगा ये बनेगा बेटा आपका बुक प्रॉफिट। इज दिस डन? चलो जी वापस से पूरा सेक्शन एक बार देखते हैं। 40B, एक मिनट, 40B का डिडक्शन ले कौन रहा है? पार्टनर या फर्म? 40B का डिडक्शन ले कौन रहा है? पार्टनर या फर्म? फर्म ले रही है। फर्म के लिए ये खर्चा है तो भैया डिडक्शन इज लोअर ऑफ एक्चुअल और मैक्सिमम। मैक्सिमम लिमिट इंटरेस्ट के लिए कितना है बेटा? एक्चुअल और 12%, विच एवर इज लोअर। यस, क्या इंटरेस्ट जो दिया जा रहा है ये स्लीपिंग एज वेल एज वर्किंग पार्टनर को दोनों को दिया जा सकता है? यस। क्या इंटरेस्ट तभी दिया जा सकता है जब वो पार्टनरशिप डीड में लिखा हो? यस। यहां पे बुक प्रॉफिट की लिमिट है और बुक प्रॉफिट के साथ साथ मैक्सिमम रेम्यूनरेशन की भी लिमिट दी हुई है। क्लियर है मालिक? खत्म। यहां आइए, पेज नंबर 13, मैक्सिमम डिपेंड्स अपॉन बुक प्रॉफिट on the first 3 lakh 1,50,000 और 90% ऑफ बुक प्रॉफिट, ऑन द बैलेंस बुक प्रॉफिट पे 60%। बुक प्रॉफिट का कैलकुलेशन पीजीबीपी के हिसाब से जैसे नॉर्मली आप निकालते हो वैसे निकालोगे। इसमें ऐड करोगे इंटरेस्ट और रेम्यूनरेशन जो आपने डेबिट किया है पीएनएल को, इसमें से जितना इंटरेस्ट अलाउड है दैट इज मैक्सिमम अप टू 12%, वो माइनस करोगे, बचा हुआ आएगा आपका, बोलो ना बचा हुआ, बुक प्रॉफिट। क्लियर है मालिक? चलो जी, रेम्यूनरेशन में कमीशन इंक्लूड होगा। ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस, ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस will not be deducted, brought forward loss will not be deducted from the profits. Yes, brought forward loss will not be deducted from the profits. Any payment made beyond the limit will be disallowed while computing PGBP. अच्छा जी, एक्सप्लेनेशन 1 एंड एक्सप्लेनेशन 2 आपको दिया हुआ है, प्लीज एक बार मेरे को रीड करके समझाएंगे दिया क्या है? एक्सप्लेनेशन 1 एक्सप्लेनेशन 2 दोनों आपको दिया है, प्लीज मुझे बताइए दिया क्या है?
इतू सा भी नहीं, इतू सा भी नहीं समझ में आना क्या लिखा है। चाय पिलाओगे? चाय पिलाओगे? देखो मेरी बात समझना। सपोज एक पार्टनरशिप फर्म है, ध्यान से सुनना। सपोज एक पार्टनरशिप फर्म है, पार्टनरशिप के वन ऑफ द पार्टनर इज HUF। कैन HUF बी ए पार्टनर इन द फर्म? यस। सो वन ऑफ द पार्टनर इज HUF। ये HUF का एक बंदा है जिसका नाम है विज्जू, बराबर है, विज्जू। अब जरा ध्यान से सुनिए, फर्म अगर मान लीजिए कोई लोन लेती है तो लोन के बदले में इंटरेस्ट देगी। ये इंटरेस्ट अगर पार्टनर को जाता है तब तो 40B लिमिट है, तब तो 40B की लिमिट है। सपोज विज्जू इसी HUF का एक मेंबर है, लेकिन विज्जू अपने पर्सनल अकाउंट से पैसा फर्म में डालता है और इसे इंटरेस्ट मिलता है। अब आप मुझे सोच समझ के बताइए, इज HUF a partner of a firm? Yes. Whether Vijju is a partner of a firm? No. अब अगर विज्जू इज देयर इन रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी, ये रिप्रेजेंट करता है, लेकिन जो इंटरेस्ट मिला है ये पर्सनल कैपेसिटी में मिला है, जो इंटरेस्ट मिला है ये पर्सनल कैपेसिटी में मिला है। देख बहुत सिंपल है, HUF के अकाउंट से पैसा जाता है एज अ लोन तो 40B की लिमिट लगती। विजय के अकाउंट से लोन गया है, 40B की लिमिट लगनी चाहिए या नहीं लगनी चाहिए? नहीं। यानी अगर विजय 16% इंटरेस्ट भी चार्ज करना चाहे तो क्या 16% चार्ज करके वो डिडक्शन क्लेम कर सकती है फर्म? यस। 40B की लिमिट तभी एप्लीकेबल है व्हेन द पर्सन टू हुम इंटरेस्ट इज पेड इज अ पार्टनर। अगर विजय अपने पर्सनल अकाउंट पे दे रहा है तो इंटरेस्ट देयर इज नो लिमिट अंडर सेक्शन 40B। अब यही चीज एक्सप्लेनेशन 1 में लिखी है, चेक करो, अब पढ़ो, समझ आएगा। इफ इंडिविजुअल इज अ पार्टनर इन अ फर्म ऑन रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी, रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी मतलब ऑन बिहाफ ऑफ HUF and receiving the interest in individual capacity, personal account, then 40B is not applicable, which means interest beyond 12% is allowed. Is this done? अब उसी के नीचे का अपोजिट कैरेक्टर पढ़ो, सेम ही पॉइंट है, बस फ्लिप कर दो। विजय पार्टनर था पर्सनल कैपेसिटी में, लेकिन लोन दिया HUF ने, तो अब बताओ विजय को जो इंटरेस्ट आएगा ये 40B की लिमिट में आएगा? यस। बहुत सिंपल है, जो इंटरेस्ट जा रहा है, जिसको इंटरेस्ट जा रहा है वो अगर पार्टनर है, हा, जिसको इंटरेस्ट जा रहा है वो अगर पार्टनर है, हा, जिसको इंटरेस्ट जा रहा है वो अगर पार्टनर है, 40B लिमिट इज एप्लीकेबल। उसके अलावा धरती का कोई भी व्यक्ति हो, भले उस HUF का ही पर्सन क्यों ना हो, इसके लिए 40B का लिमिट एप्लीकेबल नहीं है। अब एक्सप्लेनेशन 2 पढ़ो। इफ इंडिविजुअल इज इन पार्टनर इन अ फर्म ऑन इंडिविजुअल कैपेसिटी मतलब विजय एंड रिसीविंग द इंटरेस्ट ऑन रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी ऑन बिहाफ ऑफ HUF, then 40B is not applicable, which means interest beyond 12% is allowed. Clear है दोस्त? Yes, the above explanation are only for interest and not for remuneration. Remuneration shall be limited to the limits of 40B. आपको इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आने वाला, ये फाइनल का कंटेंट है। सर तो फिर पढ़ाया क्यों? सेक्शन आपको दिया है, पढ़ाना मेरी जिम्मेदारी है। समझ आ रही बात? आएगा नहीं ये भरोसा रखिए। इज दिस डन? चलो जी, यस डन मालिक। अब आते हैं 40BA के ऊपर, अनदर सेक्शन जो पूछने नहीं वाला। ऐसा पहले बता दिया तो तुम्हारा वैसे ही इंटरेस्ट खत्म हो जाता, नहीं? इसीलिए लास्ट में बताया, लास्ट वाला पॉइंट, क्योंकि मैंने जहां पहले बता दिया, आधे तो कैसे ऐसे उठ के देख रहे हो। हेलो
हेलो हेलो, ये भी गया। हेलो, जस्ट हाय व्हाट्सअप। देखा, आप जब आए ना लड़कों ने नहीं चिल्लाया। समझ रहे हो बात को? एक मिनट, हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रहा है? गया, आ रहा हूं।
हेलो 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 हेलो, आवाज आ रही है? हेलो हेलो, आज जेन्युइनली मतलब सारे पेशेंट्स आज ही टेस्ट होने हैं। अतुल भाई एक मिनट आना, मैं यहाँ पे आवाज गया वापस। हेलो हेलो हेलो, हेलो हेलो हेलो, हेलो हेलो, यहाँ आ रहा है, यहाँ नहीं आ रहा है। हेलो हेलो, ऑनलाइन में आवाज आ रही है, ऑफलाइन में कुछ नहीं है, 2 मिनट रुको। स्पीकर ही बंद हो गया। सुनो ना, मेरे को ऑफिस देना पड़ता, ऑफिस देना पड़ता। ओके बच्चों, बच्चों आज पूरी मेहनत करने के बावजूद भी कुछ तो, हाँ ऐसे नहीं हो सकता यार, मेरा गला चल जाएगा, वो गला ही चल जाएगा। गला चल गया तो तुम्हारे जो शांति से कल से 10 दिन होने वाले वो भी गायब हो जाएंगे, तो मेरे को वो करना नहीं है, ठीक है। रादर बच्चों यहाँ पे एक टेक्निकल इशू है, इस चीज़ के लिए मुझे यहाँ पे लेक्चर रोकना पड़ रहा है, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, और कल ये लेक्चर को मुझे कंटिन्यू करना पड़ेगा। सो सी यू टुमारो।